Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Zainab Fatma and I am your science teacher. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. सर आकिब ने आपको चैप्टर नंबर 6 that was about simple chemical reactions बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया. आज के लेक्चर में हम करेंगे इसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व. तो आइए शुरू करते हैं. So students, question number 1 of your textbook exercise of unit 6 is multiple choice questions. Multiple choice questions में आपके पास statement given है और statement के आंसर में आपने बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन का इंतखाब करना है. तो आइए देखते हैं कि पहली स्टेटमेंट क्या है. Which of the following is a characteristic of a chemical change? आपने इस चैप्टर में दो तरह के चेंजेस पढ़े that were physical change and a chemical change. क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक केमिकल चेंज का होगा. तो आइए देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं. ऑप्शन ए इज कैन बी रिवर्स्ड इजीली. ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसको बहुत इजीली रिवर्स किया जा सकता है. बी ऑप्शन इज एनर्जी इज नॉट टेकन इन और गिवन आउट. ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना ही एनर्जी रिलीज होती है. सी ऑप्शन इज नो न्यू सब्सटेंस इज मेड. ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता. एंड डी ऑप्शन इज वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स. ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है. तो जब आपने फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ा तो आपको पता चला जब भी कोई फिजिकल चेंज आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी पेपर को पकड़ के उसकी शेप खराब करके उसको फेंक देते हैं then this is a physical change. अगर आप उसको उठा के वापस सीधा करेंगे तो वो अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगा. मगर अगर आप इस पेपर को जला दें तो this will be a chemical change, क्योंकि ये जो चेंज है ये बिल्कुल एक नई चीज फॉर्म कर रहा है और आप वापस एक जले हुए पेपर को नॉर्मल पेपर में तब्दील नहीं कर सकते. इसका मतलब केमिकल रिएक्शन जो कि केमिकल चेंज के साथ हो रहा हो वो एक ऐसा रिएक्शन है जिसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है. तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगी ऑप्शन डी, which is very difficult to reverse. ये जो केमिकल चेंज होता है इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है. इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यू सब्सटेंस इज मेड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, ये भी गलत है क्योंकि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है और पानी बनता है, इसका मतलब कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होगा. Then we have energy is not taken in or given out. आपको पता है कि केमिकल रिएक्शंस की भी दो टाइप्स थी. नंबर 1 was endothermic reaction जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एंड नंबर 2 was the exothermic reaction जिसमें एनर्जी रिलीज होती है. तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता. तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत आसानी से डिसाइड कर लिया कि डी ऑप्शन होगी इसकी करेक्ट ऑप्शन और मेरे साथ मार्क भी कर लिया. लेट्स मूव टुवर्ड्स स्टेटमेंट नंबर 2. इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेल द रिएक्टेंट्स. आपके सामने एक रिएक्शन गिवन है, बिल्कुल यहाँ मैंने लिखा हुआ है आयरन प्लस सल्फर मेक्स आयरन सल्फाइड. अब ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें रिएक्टेंट्स कौन से हैं? आपने जब एक केमिकल रिएक्शन पढ़ा तो आपको पता चला कि इस एरो से पहले लिखी गई चीजें होती हैं हमारे रिएक्टेंट्स, मतलब वो सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट करके कोई नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं. और एरो के उस तरफ होता है हमारा एंड प्रोडक्ट, मतलब पिछले रिएक्टेंट्स ने कंबाइन होकर जो प्रोडक्ट बनाया, ये सब्सटेंस बनाया, वो होता है हमारा एरो के दूसरी तरफ. तो हमने ये बताना है कि इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन सा है. सो दिस इज वेरी इजी टू डिसाइड. एरो के इस तरफ आयरन एंड सल्फर आर द रिएक्टेंट्स जो आपस में रिएक्ट होंगे और इस तरफ जो चीज बन रही है दैट इज आयरन सल्फाइड विल बी आवर एंड प्रोडक्ट. तो आइए देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस में आयरन एंड सल्फर की ऑप्शन गिवन है या नहीं. सो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए iron and iron sulfide, option B iron and sulfur, option C iron sulfur and iron sulfide and option D sulfur and iron sulfide. तो आपको ये तो मैंने बता दिया कि आयरन सल्फाइड है हमारा एंड प्रोडक्ट. तो जिस भी ऑप्शन में आयरन सल्फाइड लिखा हुआ है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकती. तो अगर हम ऑप्शन ए को, सी को और डी को माइनस कर दें तो हमारे पास बचता है ऑप्शन बी विच इज आयरन एंड सल्फर. और यही मैंने आपको बताया कि आयरन और सल्फर होंगे हमारे रिएक्टेंट्स जिन्होंने आपस में कंबाइन करके बनाना है आयरन सल्फाइड विच विल बी आवर एंड प्रोडक्ट. तो मेरे साथ साथ करेक्ट ऑप्शंस को मार्क करते जाइएगा. हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ.
So statement number 3 is, how many different elements are there in CaCO3? Elements कितने हैं हमारे पास इस कंपाउंड में? अब हमने देखना है कि ये जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला गिवन है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं। अगर आप गौर करें, then Ca represents calcium, C represents carbon and O represents oxygen. इसका मतलब कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इसका आंसर होगा 3, which is ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी को मेरे साथ करेक्ट ऑप्शन मार्क करें। हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 की तरफ। आइस मेल्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आइस का मेल्ट होना मतलब बर्फ का पिघलना, ये किस चीज की एग्जाम्पल है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केमिकल, ऑप्शन बी कंटेम्पररी, ऑप्शन सी फिजिकल एंड ऑप्शन डी परमानेंट। ये बात हो रही है चेंज की। क्या आइस का मेल्ट करना एक केमिकल चेंज होगा या एक फिजिकल चेंज होगा? ये कोई परमानेंट चेंज है या फिर टेम्पररी चेंज है? तो आपको पता है कि जब आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़े इस चैप्टर में, तो आपको पता चला कि अगर हम एक बर्फ को मेल्ट करते हैं या फिर पानी को फ्रीज करते हैं तो वाटर की केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती, which is H2O। इसमें मौजूद है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स। अगर हम इसको फ्रीज करें या हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रहने दें, तब इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। हम सिर्फ उसका एक फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं, पानी को लिक्विड स्टेट से सॉलिड में चेंज कर रहे हैं या सॉलिड से गैसियस स्टेट में, मगर आप देख रहे हैं कि उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हो रही। सो द मेल्टिंग ऑफ आइस विल बी अ फिजिकल चेंज। तो आप मेरे साथ ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे, व्हिच इज फिजिकल चेंज। आइस का मेल्ट होना या पानी का फ्रीज होना होता है एक फिजिकल चेंज। तो हमने 4 स्टेटमेंट्स कर ली, हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट रह गई है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। So students, statement number 5 is hydrocarbons contain। हाइड्रोकार्बन्स की एक टर्म आपने पढ़ी इस चैप्टर में। हमसे ये पूछा जा रहा है कि जिन भी हम सब्सटेंसेस को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन बी इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन सी इज वाटर एंड कार्बन एंड ऑप्शन डी इज वाटर, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ इसको आंसर करने का। जब आप वर्ड देखें हाइड्रोकार्बन का, तो याद रखिएगा दैट हाइड्रो स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन स्टैंड्स फॉर कार्बन। ऑफ कोर्स, इसका मतलब कि हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट होता है उन तमाम सब्सटेंसेस में जिनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो कि कह रही है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल हाइड्रोकार्बन्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप मेरे साथ करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे, ऑप्शन ए। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ तमाम करेक्ट ऑप्शंस मार्क की होंगी, मगर अगर आपसे कोई भी आंसर मार्क करने वाला रह गया हो तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, जाइए करेक्ट ऑप्शंस अपनी टेक्स्ट बुक पर नोट डाउन कीजिए और जल्दी से वापस आइए। वेल डन स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है ट्रू और फॉल्स। मैं स्टेटमेंट को रीड करूंगी और आप डिसाइड करेंगे कि ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत। तो चलते हैं पहली स्टेटमेंट की तरफ। लाइम वाटर turns milky when carbon dioxide is bubbled through it। लाइम वाटर मिल्की हो जाता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को उसके अंदर से गुजारते हैं। अब लाइम वाटर का फॉर्मूला है CaOH, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है हमारे पास और उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है CO2, तो हमारे पास बनता है कैल्शियम कार्बोनेट विच इज CaCO3। अब कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का होता है, इसीलिए जो हमारा क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन होता है वो टर्न कर जाता है इनटू अ मिल्की कलर्ड सॉल्यूशन। इसका मतलब दैट स्टेटमेंट नंबर 1 जिसमें लिखा है कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की जब हम उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारते हैं इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप इसके सामने लिखेंगे ट्रू। आई विल राइट टिक इंस्टेड ऑफ ट्रू और आपको पता चल जाना चाहिए दैट टिक इज फॉर ट्रू एंड क्रॉस इज फॉर फॉल्स। Now we can move towards second statement. During a displacement reaction, one substance combines with another substance to make a completely new substance. आपने एक तरह का रिएक्शन पढ़ा था, that is a displacement reaction.
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के एटम्स को डिस्प्लेस कर देते हैं अपनी जगह से और एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसी रिएक्शन की जो हमने ऊपर देखा, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 को कंबाइन करें अगर हम, तो आपने देखा कि किस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला है CaCO3 वो फॉर्म हो रहा था। इसको हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कह सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एटम्स हैं एक एलिमेंट के वो डिस्प्लेस करके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक सब्सटेंस कंबाइन करता है एक और सब्सटेंस बनाने के लिए। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप इसके सामने भी लिखेंगे ट्रू। Statement number 3. Statement number 3 is to burn, a fire needs only fuel, oxygen and heat. जब भी आपने किसी भी चीज को फायर करना होता है, इग्नाइट करना होता है, तो उसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है। नंबर 1 इज अ फ्यूल जिसको हम आग लगाएंगे। नंबर 2 इज ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस अगर ना हो, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोई भी चीज बर्न नहीं हो सकती। एंड थर्ड इज हीट। अगर हम एग्जाम्पल लें वुड की, देन वुड इज अ फ्यूल। अगर वुड के इर्द गिर्द ऑक्सीजन मौजूद होगा तो हम उसको इग्नाइट करेंगे विद अ मैच स्टिक। हम एक माचिस के साथ उसके पास जाके आग लगाएंगे और जब वो आग लगना शुरू हो जाएगी, देन दिस इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कंपाउंड्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर फ्यूल। जो कि मैंने बात की वुड की, ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब ऑक्सीजन वहां से खत्म हो जाएगा तो ये जो फायर है ये बुझ जाएगी। तो आपको पता चला कि हमें हीट की भी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैच स्टिक से हमने आग इनिशिएट की, दैट इज एक्चुअली रेफरिंग टू हीट। हमें ऑक्सीजन की भी जरूरत है और हमें फ्यूल की भी जरूरत है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल ठीक है। आप इसके सामने भी लिखेंगे ट्रू। सो वी आर डन विद 3 ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमारे पास 2 और स्टेटमेंट्स हैं, तो आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। So, statement number 4 is decomposition is the breaking up of a single compound into 2 or more simpler compounds. अब जिस तरह आपने एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास एक और तरह का रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब है एक बड़ी चीज का टूट के छोटी चीज में तब्दील हो जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ लिखा है अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू मोर सिंपलर कंपाउंड्स, तो आपने देखा कि पहले एक ही बड़ा कंपाउंड था, जब वो टूटा तो वो ज्यादा कंपाउंड्स में तब्दील हो गया। इसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ दैट कंपाउंड। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो आप इसके सामने लिखेंगे ट्रू। सो वी आर ओनली लेफ्ट विद 1 स्टेटमेंट। हम देखते हैं कि हमारी स्टेटमेंट नंबर 5 क्या है। ग्लूकोज इज अ फ्यूल यूज्ड बाय ह्यूमन बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब ग्लूकोज एक ऐसा फ्यूल है जो कि हम ह्यूमंस अपनी बॉडी में इस्तेमाल करते हैं एनर्जी लेने के लिए। कोई भी सब्सटेंस जो कि एनर्जी प्रोवाइड करे उसको हम कहते हैं फ्यूल। अब ग्लूकोज जो है वो हमें मिलता है खाने से। जब भी आप खाना खाएंगे तो खाने के बड़े मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाएंगे और हमें मिलेगी एनर्जी। अगर आप खाना ना खाएं तो आप कितने थक जाते हैं। ये इसकी वजह यही है कि ग्लूकोज आपकी बॉडी में कम हो जाता है। खाना खाने से ये जो ग्लूकोज है हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देता है और आप वापस एक्टिव हो जाते हैं। इसका मतलब कि ग्लूकोज इज एक्चुअली द फ्यूल इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारी लास्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। आप इसके सामने भी लिखेंगे ट्रू। तो आज के लेक्चर में हमने किया चैप्टर नंबर 6 की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां मैं आपको कराऊंगी आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।